हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आप कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हो यूजिंग सी लैंग्वेज तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर को जो है यूज करना पड़े। फाइन, ओके। अभी तक हमने डिस्कस किया है अबाउट एरेज के बारे में, हमने एरेज के बारे में पढ़ा है। तो एरे क्या था? इट्स ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स। भाई इसका मतलब ये है कि एरे के अंदर जो डाटा टाइप होती है सभी एलिमेंट्स की वो सेम होती है। या तो सारा एरे इंटीजर टाइप का होगा या कैर टाइप का होगा या फिर वो फ्लोट टाइप का होगा या किसी और डाटा टाइप का होगा, बट सारे के सारे एलिमेंट्स उनकी जो डाटा टाइप है वो सेम रहेगी। फाइन, ओके। बट जो स्ट्रक्चर है वो इसका उल्टा है। फाइन, स्ट्रक्चर इज ऑपोजिट, इट इज ऑपोजिट ऑफ एरेस। ये एरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे है? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर डिसिमिलर डाटा आइटम्स। फाइन, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो और कैरेक्टर भी डाल सकते हो और कोई अदर डाटा टाइप को भी आप डाल सकते हो। एंड ये सारे के सारी डाटा टाइप जो है वो इकट्ठी एक ही वेरिएबल के अंदर जो है वो रिजाइड कर सकती है, मतलब रह सकती है। मान लो कि मैंने स्ट्रक्चर एलिमेंट ले लिया कोई, तो हो सकता है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंटीजर हो, दूसरा एलिमेंट फ्लोट हो, तीसरा एलिमेंट कैर हो और फोर्थ एलिमेंट अगेन इंटीजर हो। अब देखो, यू कैन सी कि जो स्ट्रक्चर है इट्स ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डाटा टाइप्स, क्योंकि फर्स्ट में इंटीजर आ गया लोकेशन में, सेकंड में फ्लोट आ गया, थर्ड में कैरेक्टर आ गया, फोर्थ में फिर इंटीजर आ गया। फाइन, और स्ट्रक्चर को भी जो मेमोरी मिलती है वो कॉन्टिन्यूअस मिलती है। ठीक है जी, सारे के सारे जो डाटा आइटम्स है उनको मेमोरी जो है वो कॉन्टिन्यूटी के अंदर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इंटीजर को कहीं और मिलेगी, फ्लोट को कहीं और मिलेगी, कैर को कहीं और मिलेगी और इंटीजर को कहीं और मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, एक वर्ड और आता है हिट्रोजीनियस। फाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डाटा आइटम्स। हिट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, इन सभी की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, अब मान लो मैं इस वाले स्ट्रक्चर एलिमेंट की बात करता हूं। इसके अंदर क्या है? इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है और अगेन इंटीजर है। अब इंटीजर को मिलते हैं 2 बाइट्स, फ्लोट को मिलते हैं 4 बाइट, कैर को मिलता है 1 बाइट और इंटीजर को मिलता है 2 बाइट। तो इस पूरे एलिमेंट के स्ट्रक्चर को जो टोटल मेमोरी मिलेगी दैट विल बी 2 + 4 दैट इज 6 + 1 7 + 2 9। तो 9 बाइट इसको मिलेंगे। ठीक है, इसको मिलेंगे 9 बाइट्स। क्लियर? Okay, now let's go further. Now first of all we will talk about the syntax of creating a structure. स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं उसको हमने लर्न करना है। तो इसका जो सिंटेक्स रहता है, सो देयर विल बी कीवर्ड कॉल्ड स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट नाम से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। देन इट विल बी द स्ट्रक्चर नेम, देन इज द एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? जैसे कि हो सकता है कि इंटीजर, एज, फाइन, फ्लोट, सैलरी, क्लियर, कैर, नेम। फाइन, सो इस तरह के एलिमेंट मेरे पास हो सकते हैं। मतलब कि मैं किसी बंदे की एज स्टोर करा सकता हूँ, उसकी सैलरी और उसका नाम भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। देन यू विल सी देयर विल बी क्लोजिंग ब्रैकेट फॉलोड बाय ए सेमीकोलन। सो दिस इज द यू कैन से सिंटेक्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो मान लो कि आपने ये सेम स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात करी थी यहाँ पे उसको क्रिएट करना है। सो वी विल बी राइटिंग स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम मान लो एबीसी, ब्रैकेट स्टार्ट। फाइन, मैं लिखता हूं इंट ए, फ्लोट बी, कैर सी, इंट डी, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग डाटा टाइप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ। इंटीजर डाल दिया, फ्लोट डाल दिया, कैर डाल दिया और अगेन से इंटीजर डाल दिया। ठीक है, सो इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर जो है बनता है। एक बार ये बन गया तो उसके बाद हमें इसके जो एलिमेंट बनाने होते हैं हम लिखेंगे स्ट्रक्ट एबीसी ए1, ए1। फाइन, तो ए1 जो है वो वेरिएबल बन जाएगा इस डाटा टाइप का।
क्लियर। एक बात और याद रखनी है कि जो स्ट्रक्चर होता है, फाइन, इट हेल्प अस टू क्रिएट न्यू डाटा टाइप्स। न्यू डाटा टाइप्स को बनाने में हमारी हेल्प करता है। और बेसिकली क्योंकि देखो, जो मान लो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो है आइटम्स है, एलिमेंट्स है। सो इट इज, यू कैन से कि दिस स्ट्रक्चर एबीसी इज ए काइंड ऑफ डाटा टाइप, फाइन। और अगर मैं कोई भी डाटा टाइप बनाऊंगा तो मुझे उस टाइप के वेरिएबल भी डिक्लेयर करने पड़ते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, स्ट्रक्ट एबीसी ए1। तो ए1 इज ए वेरिएबल ऑफ एबीसी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, मैं कितने भी वेरिएबल बना सकता हूँ। आई कैन राइट ए2 आल्सो, ए3 आल्सो, कितने भी एलिमेंट्स में बना सकता हूँ। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको ये सारा क्लियर होता चला जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमने क्या किया है, मान लो कि एक बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया है। अब बुक के जो तीन चीजें होती हैं उसकी बेसिक बेसिक सी, बुक का नेम, ठीक है जी, बुक का प्राइस, और उसके पेजेस भी, कितने पेजेस हैं। इसके अलावा उसका ऑथर का नाम भी हो सकता है। उसके अलावा उसके पब्लिशर का नाम भी हम डाल सकते हैं। क्लियर, उसका आईएसबीएन नंबर भी हम डाल सकते हैं, बट सिंपली हमने समझाना है तो हमने सिर्फ तीन ही एलिमेंट रखे हैं, बुक का नाम, उसका प्राइस और उसके अंदर कितने पेजेस हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल डाल देनी है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद देखो मेन स्टार्ट कर दिया। नाउ हियर आई एम क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर जिसका नाम है बुक। क्लियर, ओके। फिर हमने क्या लिखा है, कैर नेम, कैर नेम। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने लायक है कि कैर नेम में लिखा है क्योंकि सिंपल ये जो है वो एबीसीडी टाइप ही डाल सकते हैं क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है। हम यहाँ पे अगर बुक का नाम बड़ा डालना है मैंने, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट कैर नेम, कैर नेम, फाइन। आई विल बी राइटिंग हियर 20। ठीक है जी, बुक का नाम मैंने डाल दिया 20। ओके, नाउ in this case I will be able to store the full name of the book। जैसे कि we can write, बुक का नाम है let us see, so here I can store it। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है। सो इन दिस केस कैर विल बी स्टोरिंग सिंगल करेक्टर, आइदर ए बी सी, इस तरह की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। फ्लोट टाइप का प्राइस ले लिया, इंटीजर टाइप के पेज ले लिए। ओके, ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। नाउ आई विल हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो मैंने लिखा है स्ट्रक्ट बुक b1 b2 b3। तो इसके मैंने इस बुक टाइप के तीन वेरिएबल बनाए हैं जिसके अंदर बुक एक b1 है, b2 है, b3 है। अब मैं आगे क्या करूंगा, इन b1 b2 b3 के अंदर मैं अलग अलग बुक्स की इंफॉर्मेशन डालूंगा। b1 के अंदर मैं डालूंगा फर्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन, b2 के अंदर डालूंगा सेकंड बुक की इंफॉर्मेशन और b3 के अंदर डालूंगा थर्ड बुक की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यूजर को बोल दिया कि एंटर प्राइस, नेम, प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 3 बुक्स। मैंने 3 स्कैनफ लगाए हैं। तो हियर यू कैन से कि जो स्कैनफ कैसे किया है मैंने, %C और आगे लिखा है भी नाम डालो, एड्रेस ऑपरेटर यूज किया b1 डॉट नेम। भैया जो b1 है ये वाला बंदा है, इसका नाम डालो। फिर %F यूज किया है तो वहां मैंने उसका प्राइस डलवाया b1 का। ठीक है जी, फिर थर्ड एलिमेंट जो है पेजेस, वो b1 का पेजेस डालना। क्लियर, एक बात आपने याद रखनी है, अगर मान लो आपने b1 बनाया है और b2 बनाया है और b3 बनाया है, मान लो मैं लिख दिया b1, तो b1 को कितनी मेमोरी मिलेगी, तो इसको मिलेगी 1 बाइट, इसको 4 बाइट, इसको और 2 बाइट इसको। तो टोटल 4 + 2 6 + 1 7 बाइट्स। तो हर एक वेरिएबल को 7 बाइट ऑफ मेमोरी मिलेगी, b1 को भी 7, b2 को भी 7 और b3 को भी 7 बाइट। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, अब देखो हमने लिखा है b1 डॉट नेम, तो इसका मतलब ये है कि जो b1 है मैं उसके नाम की बात कर रहा हूं। और अगर मैं लिखता हूं b2 डॉट नेम, तो इसका मतलब ये है कि जो b2 वाला जो ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा है, ये जो वेरिएबल है मैं उसके नेम की बात कर रहा हूं। तो डॉट लगा के हम अलग अलग स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है स्पेशली। ओके, नाउ हियर देन हमने लिखा है कि वैल्यूज, जो वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को लिख दिया है सेम मेथड से। यहाँ पे हमने स्कैनफ यूज किया था यूजर से इनपुट कराने के लिए और यहाँ पे हमने प्रिंटफ यूज कर दिया। तो जो भी हमने ऊपर डाला था दैट विल बी प्रिंटेड हियर।
वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल में कि आपने ये डाटा डाला है तो आपको आउटपुट में ये चीज मिलेगी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी है, हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर और दूसरा है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट। किसी भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करते हैं, जैसे कि b1 डॉट पेजेस, ठीक है, b1 डॉट नेम। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, डिक्लेयर कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो देर आर मैनी मेथड्स, जैसे कि फर्स्ट वन है स्ट्रक्ट बुक कैर नेम प्राइस पेजेस। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, तीन वेरिएबल क्रिएट कर दिए यहाँ पे, स्ट्रक्ट बुक b1 b2 b3। अब दिस इज वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, बट अगर मैं इसको थोड़ा छोटा ही बना सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, b1 b2 b3 को सेमी कॉलन से पहले ही लिख दिया, मतलब सेमी कॉलन बाद में लगाया। तो ये भी एग्जैक्ट सेम है जैसे कि ये है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। और अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये तीनों मेथड है, इन तरह से, तीनों तरह से हम स्ट्रक्चर को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अब दोबारा से बात करते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट। हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम उसको एक्सेस करते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने जो बुक का नाम है वो 10 कैरेक्टर का कर दिया। हियर आई एम क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर called book in which the length of the name of the book can be 10 character long। बाकी चीजें सेम रही। अब मान लो मैंने एलिमेंट डालने हैं, तो एक मेथड मेरे पास ये है, स्ट्रक्ट बुक b1 फर्स्ट एलिमेंट प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस। एक स्ट्रक्चर एलिमेंट मैंने और बनाया b2 फिजिक्स 150.80 एंड 800 पेजेस। अब मान लो मैंने b2 का प्राइस पता करना है, सो व्हाट आई विल राइट, b2 डॉट प्राइस। ठीक है जी, अगर मैं इसे प्रिंट एफ में डाल दूंगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट एफ परसेंटेज एफ b2 डॉट प्राइस, तो ये मुझे सेकंड बुक का प्राइस प्रिंट कर देगा, दैट इज 150.80। ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यही बात हमने यहाँ पे समझाई, ठीक है। यही बातें हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी। ओके, अब बात करते हैं कि एलिमेंट स्टोर कैसे होते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि मेमोरी कैसे मिलती है। तो मान लो कि ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया बुक का। हियर यू कैन से सी दैट फर्स्ट एलिमेंट इज कैरेक्टर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज इंटीजर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास नेम, ठीक है, जो कैरेक्टर टाइप का है, इसको मिलेगा 1 बाइट ऑफ मेमोरी। दूसरा है फ्लोट 4 बाइट ऑफ मेमोरी, थर्ड है पेज 2 बाइट ऑफ मेमोरी। ओके, उसके बाद मैंने एक b1 टाइप का एलिमेंट क्रिएट कर दिया बुक का, और वैल्यू क्या डाल दी, b डाल दी है, 130 डाल दी है, 550 डाल दी है। तो b यहाँ स्टोर हो जाएगा, 130 यहाँ और 550 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, अब देखो मान लो कि जो इसको जो मेमोरी मिली है वो कितनी मिलेगी, 1 बाइट प्लस 4 बाइट प्लस 2 बाइट, ठीक है जी, टोटल 7 बाइट की मेमोरी मिलेगी इसे। तो वही हमने यहाँ पे शो करिए। मान लो कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, इट इज 65518, क्लियर। तो क्योंकि फर्स्ट जो है करेक्टर टाइप का है, इसको मिलेगी 1 बाइट। तो जो फ्लोट है, जो नेक्स्ट मतलब जो प्राइस है, वो कहां से स्टार्ट होगा, 65519 से, क्लियर। इसके आगे अगर मैं प्लस 4 करूंगा, क्योंकि इसको 4 बाइट का 4 कर दिया, सो इट विल बी 23। मतलब जो पेजेस है वो कहां पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर के एलिमेंट जो है वो स्टोर होते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया है, और फिर यू कैन सी कि हमने इन सबका बेस एड्रेस प्रिंट कराया है, नेम का एड्रेस भी प्रिंट कराया है, प्राइस का एड्रेस भी प्रिंट कराया है, और पेजेस का एड्रेस भी प्रिंट कराया है। तो आउटपुट आएगी दिस वन एंड दिस वन, दिस विल बी इट्स आउटपुट। तो ये बात, इस बात को आपने समझना है कि हम कैसे इन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को जो है वो स्टोर करवाते हैं और उनको मेमोरी कैसे मिलती है। तो जिस ऑर्डर में आपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट लिखे हैं, उसी ऑर्डर में आपको मेमोरी मिलेगी। पहले नेम आएगा, प्राइस आएगा, पेजेस आएंगे। अब मान लो आप एक और एलिमेंट बना देते हैं b2, तो उसको अलग से मेमोरी मिलेगी, ठीक है जी। हो सकता है कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस इससे अलग हो, फाइन, उसको कहीं पे भी एड्रेस मिल सकता है, कहीं पे भी मेमोरी उसको मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद वाला ही मिलेगा, कहीं पे भी उसको मेमोरी मिल सकती है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। अभी तक तो हमने क्या किया था कि भैया बुक का स्ट्रक्चर बना दिया और एक बुक ले ली जिसके अंदर डाटा डाल दिया।
अब लाइब्रेरी के अंदर तो होता कि हजारों बुक्स हो, ठीक है, तो इनकेस हजारों बुक्स हो तो हमें क्या चाहिए, इस स्ट्रक्चर का भी एरे चाहिए पड़ता है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर का एरे यूज करना है तो उसके लिए सिंटेक्स है स्ट्रक्ट बुक बी दिस वन। तो हेयर व्हाट विल हैपन, एक ही लाइन से क्या हो जाएगा, मेरे पास 100 एलिमेंट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि आई विल बी अलोकेटेड 700 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, एंड दैट 700 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी कॉन्टिन्यूअस, वो सारी मेरे को इकट्ठी मिलेगी। कैसे मिलेगी, मान लो कि ये मेरे को मिल गया 700 बाइट्स, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज B0, then it will be B1, then it will be B2, then it will be B3, इस तरह से मुझे B99 तक की लोकेशन जो है वो मिल जाएंगी और सारी की सारी जो लोकेशन है वो इकट्ठी स्टोर होंगी। ओके, फर्स्ट एलिमेंट है, इसको भी 7 बाइट मिलेंगे, इससे अगले को भी 7 बाइट, इससे अगले को भी 7 बाइट एंड सो ऑन, ठीक है जी। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि इन सभी बुक्स के डिटेल यहाँ पे यूजर से डलवा ली है, भी हर एक बुक की जानकारी आप डाल दीजिए, क्लियर। तो इससे खाली इनपुट होएगा, बट आप यहाँ पे एक सेम लूप, ये ऐसी एक और लूप लगा देना, तो जैसे आप लूप लगाओगे व्हाट विल हैपन, ये उसके अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर लेना खाली, ठीक है, सेम लूप एंड प्रिंटफ, तो आपको सारी बुक्स का डाटा भी वहां पे विजिबल हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आपने रन करके देखना है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है ऐड करना है, यू हैव टू राइट ए कोड टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ ऑल द बुक्स, ठीक है, सारी बुक्स की डिटेल आपने यहाँ पे प्रिंट करानी है, क्योंकि यहाँ पे जो कोड लिखा है वो सिर्फ स्कैनफ के लिए है, फाइन। तो यहाँ पे आपने प्रिंटफ का कोड यहाँ पे डाल देना है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर मेन वो डाल देनी है, क्योंकि हमने इसको क्लोज यहाँ पे नहीं किया है, उसको आपने क्लोज भी कर देना है, फाइन। सो दिस इज अबाउट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब ये था कि जैसे कि हमारा आधार है, तो आधार भी एक तरह का स्ट्रक्चर बनाया है गवर्नमेंट ने, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम करोड़ों टाइप का उसका हमने एक एरे लिया हुआ है, जिसके अंदर हम उस डाटा को जो है सबका स्टोर करवाते हैं। अब ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम लिखे हैं, तो आपने इनकी आउटपुट इनको रन करना है और इनकी आउटपुट जो है वो पहले प्रिंट करनी है, फिर इसको समझना है कि आउटपुट कैसे आई है। इसके अलावा एक आपने स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है यूजिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रोल नंबर होना चाहिए, बच्चे का नाम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए और एड्रेस जो है वो होना चाहिए। आपने कम से कम 10 स्टूडेंट्स का जो है वो डाटाबेस बनाना है। आपने इसको विदाउट एरे भी बनाना है और विद एरे भी बनाना है, ठीक है। तो विद एरे एंड विदाउट एरे आपने दोनों तरह से इसको बनाना है, राइट। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।